अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। और क्रिकेट की तारीख़ बदलती रहती है और आज भी क्रिकेट में कुछ तब्दील हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ आज एक दफ़ा फिर होने जा रहा है और पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के माबैन ये मैच खेला जाएगा। और शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद होगी, जहां पर वो पाक फौज के हवाले से भी हम देखेंगे कि नारेबाजी होती नज़र आएगी। ग्राउंड में अपने प्लेयर्स के हवाले से भी नाराबाजी करते दिखाई देंगे और इंडिया को भरपूर तौर पर जवाब भी मिलता दिखाई देगा। मैच अच्छा है, दो बड़ी टीमों के दरमियान है और आज एक टीम का भी फैसला होना है कि कौन सी टीम जो है प्ले 4 के लिए जाएगी। कराची किंग्स को एडवांटेज है और पेशावर ज़ल्मी को अभी मजीद मैचेस भी बाकी हैं, उनके लिए भी मजीद रास्ते खुले हुए हैं प्ले ऑफ के लिए जाने के लिए। लेकिन दोनों टीमों के माबैन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ एक दफ़ा फिर हो रहा है और जिसी पे बात करेंगे। और हमारे साथ आज यहाँ पर आरिफ वहीद खान साहब भी मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उसके साथ साथ शोएब रहमान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और आरिफ साहब से ही आगाज़ करते हैं। और थोड़ा सा गैप आया और आज उस गैप के बाद मैच का आगाज़ होने वाला है। क्या कहेंगे, दो बड़ी टीमें हैं कराची और पेशावर, और मैं समझता हूं कि पेशावर को थोड़ा सा एज इसलिए है कि अभी उसके मैचेस बाकी हैं। कराची किंग्स के कम मैचेस हैं लेकिन प्ले ऑफ के लिए वो टीम क्वालिफाई कर सकती है। बड़ा अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दी है इस टूर्नामेंट के अंदर। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन साहब कि 10 दिन का गैप आया। यकीनन ऐसे कोई ऐसा अगर कोई और वजह होती तो एकदम किसी भी स्पोर्ट्स का मोमेंटम टूट जाता है, मगर मैं समझता हूँ कि आज चूँकि सैटरडे भी है तो वहाँ ग्राउंड का माहौल भी अच्छा होगा, क्राउड भी अच्छा होगा। फिर जो जैसा नेशनलिज्म का जो हमारा माहौल बना हुआ है तो वो यकीनन बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। तो एक नए जोश और नए वलवले के साथ इस PSL का मेरे ख्याल में दोबारा आगाज़ होगा, तमाशाई के लिए भी, वहाँ खिलाड़ियों के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी। और यकीनन बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है आज पेशावर और कराची का। और ये इस दफ़ा PSL में देखने आई है वाहिद इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने में नज़र आई कि अभी 7-8 मैच ही रह गए हैं अब तकरीबन, मगर अभी तक जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें डिसाइड नहीं हुई हैं। सिर्फ कोयटा को आप कह सकते हैं कि वो एक टीम क्लियर हुई है, बाकी 3 टीमों की जंग जारी है। मुल्तान के अलावा बाकी जो 5 टीमें हैं, 4 टीमें हैं, उनके लिए ओपन है कि वो अभी अपने अपने मैच जीत के अच्छी तरीके से पॉइंट बढ़ा के प्ले 4 के लिए कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। यकीनन बड़े क्लोज मुकाबले हो रहे हैं। आज पेशावर और कराची का है तो पेशावर और कराची जो है यकीनन कराची को एज होगा क्योंकि कराची इस वक्त पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पे और पेशावर जो है 5वें नंबर के ऊपर है। और पेशावर ने आखिरी जो 5 मैच है उसमें से 3 जीते और कराची ने भी 5 में से 3 मैच जीते। तो बड़ी क्लोज चीज़ें हैं सारी दोनों के दरमियान। तो यकीनन एक अच्छा मुकाबला देखने को आएगा जो टीम जीतती है, क्योंकि पेशावर के लिए बहुत ज़्यादा मैच जो है ना इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए मैच जीतना ज़रूरी है। फिर इसके बाद जो उसका जो मैच कल है पेशावर और लाहौर का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर के लिए भी पेशावर के लिए। अगर लाहौर मैच आ जाता है कल तो यकीनन वो प्ले ऑफ से बाहर होता हुआ और पेशावर लाइव रहेगा। बिल्कुल, आरिफ भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ शोएब रहमान साहब मौजूद है। शोएब भाई, सबसे पहले तो खुशी की बात है कि आज पाकिस्तान सुपर लीग का एक दफ़ा फिर आगाज़ हो रहा है। फिर साथ साथ एक अच्छा मुकाबला हम देखेंगे कि आज दोनों टीमों के माबैन होगा। लेकिन शायकीन क्रिकेट के हवाले से क्या कहेंगे, आज वहाँ पर भी मुकाबला है। अच्छा, हम जब बात करें ये पिछले 7 तारीख को शायद PSL में ब्रेक लगा था और 17 तारीख को ही जोड़ रहा। ये 10 दिन जो है ना, अगर हम कौम के हिसाब से बात करें तो यार ये 10 दिन में जो कौम हमारी यूनाइट हुई है, मकसद ये जंग के जो असरात थे और हमारी पाक फसाइयत ने, पाक फौज ने बड़ा अच्छा उसका मुजाहरा करके तो एक जो यूनिटी मिली है। आज आप देखें कि पूरे मुल्क में ना कोई पठान है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई महाजिर है, ना कोई बलोच है, सब एक कौम बने हुए। तो इसका असर हमें PSL में भी नजर आएगा। PSL में लोगों को जो शिकायत थी कि क्राउड नहीं आ रहा था, ये वही पिंडी स्टेडियम है जिसको रूप अलग होगा। हाँ, और ये वही पिंडी स्टेडियम है बकौल इंडिया के, जहां इन्होंने वो कुछ तबाह कर दिया था, गिरा दिया था। तो आज वो ड्रोन हमले हुए थे। तो आज इंडिया देखेगा कि हम लोगों ने कैसे उसको वहीं से आगाज भी किया पाकिस्तान। वो एक जमाने में होता था ना, जब वो नशरियाती राब्ता मुनक़ता हो जाता था तो उसके बाद एक इश्तिहार चलता था, आइए वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था। तो आज हमारे PSL का सिलसिला भी वहीं से मुनक़ता हो रहा है। और क्राउड में भी आप देखिएगा
बहुत वलवला होगा पूरी कौम के लिए, पाकिस्तानी फौज के लिए, और मैचेस भी हमें बड़े अच्छे देखने को मिलेंगे। चले मैचेस अच्छे देखने को मिलेंगे और दो बड़े टीमों के माबैन आज ये मैच है। और यहाँ पर आरिफ साहब कह रहे थे थोड़ा सा एज हासिल है कराची किंग्स को, और शोएब भाई से पूछूंगा वो कौन सा एज हासिल है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो वाकई एज हासिल है क्योंकि इस वक्त कराची की बॉलिंग सबसे मजबूत बॉलिंग तस्वर की जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग की, जहाँ पर मीर हमजा भी मौजूद हैं, हसन अली भी मौजूद हैं, अब्बास आफरीदी भी मौजूद हैं, फवाद अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी इस टीम में मौजूद हैं। तो आप समझिए बॉलिंग तो बड़ी मजबूत है यहाँ पर कराची किंग की। नहीं बिल्कुल, ये जो बात की तुमने अभी बात की, तो कराची किंग की बॉलिंग और कराची किंग को जो ना उसका बड़ा फर्क पड़ा है उसके कैप्टन का, वार्नर का। वार्नर एक बड़ा सीनियर किस्म का प्लेयर है, भले ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ क्रिकेट से रिटायर हो गया है, मगर एक बड़ा नाम है, उसने टीम को बड़ा जेल किया है कराची किंग की बॉलिंग भी। और जब जब उनको जरूरत पड़ी है उन्होंने 170, 180, 190 ये रन्स भी किए हैं और बड़े अच्छे मैचेस जीते हैं। तो उनकी बॉलिंग यूनिट जो है ना बड़ा जेल होकर खेला है, और यही एडवांटेज जो है ना कराची किंग को आज। और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि कराची किंग जो है ये मैच पेशावर ज़ल्मी से जीत लेगी। चले पेशावर ज़ल्मी से जीत ले। एक ऐसे प्लेयर की जरूर बात करूंगा, लास्ट इनिंग खेली उन्होंने, भरपूर वार किया अपने बल्ले से, और इरफान खान नियाजी की इनिंग के हवाले से क्या कहेंगे? आज थोड़ी सी दहशत होगी यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को इरफान खान नियाजी से। बिल्कुल, इरफान खान अगर नियाजी की अगर आखिरी 2 इनिंग्स देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी खेली है, उनको चांस दिया, मैनेजमेंट में उन पर भरपूर इस्तेमाल किया। गो कि वो शुरू के मैचेस में इतने रन नहीं कर पाए, मगर वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो खासतौर पे इस फॉर्मेट के T20 फॉर्मेट के बहुत ही यूज़फुल क्रिकेटर हैं। तो मैनेजमेंट ने उस पर पूरा अपना भरपूर एतमाद किया, और यही देखा जाता है कि अगर खिलाड़ी की किसी की स्किल अच्छी है, खिलाड़ी की स्किल टेस्ट की जाती है, इस फॉर्मेट का बेहतरीन प्लेयर, तो उसको एतमाद करके वहाँ तक परफॉर्म करवाना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। हम अक्सर बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की इस तरह की जो T20 क्रिकेट होती है, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट के, इनके अंदर मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जिस तरह शोएब भाई ने बात की कि अगर कराची का कप्तान जो है वो बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, तो इस तरह अगर देखें तो कोयटा की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अंदर से मजबूत दिखाई देती है, और जिनका जो मैनेजमेंट का जो उनका जो माहौल है इनसाइड जो ड्रेसिंग रूम का, रोक के बाहर का, वो उसी माहौल की वजह से, उसी मैनेजमेंट की वजह से और टीम बहुत ज़्यादा जेल हो गई है, जिसकी वजह से देखना कि आपने आखिरी कारकर्दगी उनकी कोयटा की टीम किस तरीके से ऊपर आई, आखिरी उन्होंने 4 मैचेस देखे, तो ये मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसके अंदर। इस किस्म आपकी बात पे एक बात ऐड करूं, जिस तरह कोयटा की बात की ना, कोयटा ने सबसे अच्छा काम ये किया कि जो कि मुल्तान नहीं कर सकी, जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ी सही बात है कि उन्होंने जो है ना अपनी जो टीम उनकी जेल हुई थी वो बंदे नहीं निकाले। मसर रिचर्ड आज तक बैठा हुआ है, सरफराज एज ए कैप्टन चलता रहा, तो अब उसको डायरेक्टर लेकर आ गए। तो ये किसी भी टीम की कामयाबी यूनिट के तौर पर वो काम कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो वजह था कि यार ये हमारा एक यूनिट बना हुआ है, इसको हम तोड़ेंगे नहीं। मुल्तान ने अपने सारे प्लेयर फारिग कर दिए, सब कुछ फारिग कर दिया। आज मुल्तान टॉप टीम हुआ करती थी, और आज अच्छा मुल्तान अगर टॉप टीम हुआ करती थी तो उनके 2 T20 के बेस्ट प्लेयर इस वक्त अगर हम देखें तो वो कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अब्बास आफरीदी और खुशदिल शाह। बड़ा अच्छा रोल अदा किया है खुशदिल ने इस टूर्नामेंट के अंदर भी, और हम देख रहे हैं कि मुसलसल अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं। जब से वो दोबारा बांग्लादेशी लीग खेलने के बाद टीम में मुंतखब हुए, वहाँ भी परफॉर्म किया नेशनल टीम की जानिब से भी, और अब जो पाकिस्तान सुपर लीग जारी है उसमें भी अच्छा परफॉर्म करें। इस सवाल के जवाब जरूर लूंगा मैं आरिफ भाई साहब आपसे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू में। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं, और आरिफ वहीद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, शोएब रहमान साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आरिफ साहब से बात हो रही थी इस वक्त ब्रेक से पहले जाने से कि पाकिस्तान के लिए नेशनल टीम की नुमाइंदगी करते हुए खुशदिल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और फिर पाकिस्तान सुपर लीग में भी उम्दा परफॉर्मेंस नज़र आ रही है खुशदिल की, और उससे ऐसा लगता है कि कराची की टीम जेल होती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि हर उस मौके पर खुशदिल ने मायूस नहीं किया, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। नहीं, जब ये PSL जब शुरू हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा ये कहा रहा था कराची की टीम का जो टॉप ऑर्डर है बहुत ज़्यादा मजबूत है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूत प्लेयर्स लिए थे। टिम सेफर्ड, डेविड वार्नर थे, जेम्स स्मिथ थे, मगर बीच में हमने मैचों में देखा कि वो हमारे जो वार्नर्स थे या जेम्स स्मिथ थे या सेफर्ड थे,
ये उस तरह की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, मगर मिडिल ऑर्डर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी कराची किंग्स को, जिसमें कई मैचेस में आपने देखा कि खुशदिल वो प्लेयर्स हैं जो मुसलसल एक साल से जिनकी कारकर्दगी में हम कहते हैं कि तसलसल खिलाड़ी होगी, उसमें नहीं है। मगर खुशदिल की अगर देखें तो एक साल से इनकी कारकर्दगी में कुछ तसलसल नज़र आ रहा है और वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। और इस PSL के अंदर भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया। जो मिडिल ऑर्डर की जो स्ट्रेंथ थी वो इन्होंने कराची किंग्स की पूरी की, वरना लोग ये समझ रहे थे कि मिडिल ऑर्डर तक इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा कराची किंग्स की, जिस तरह टॉप ऑर्डर की बैटिंग थी। मगर कई मैचों में हमने फिर देखा कि मिडिल ऑर्डर ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, जिसकी वजह से आज कराची किंग यहाँ विक्ट्री स्टैंड पे यहाँ पर स्टैंड पे स्टैंडिंग कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, स्टैंडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। शिव साहब आपकी तरफ आऊं और पेशावर ज़ल्मी पे अगर थोड़ी बात करें, टॉप ऑर्डर बड़ा मजबूत है पेशावर का, और बाबर वहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद हारिस वहाँ मौजूद हैं, साइम अय्यूब वहाँ पर मौजूद है टॉप ऑर्डर के। मिडिल ऑर्डर पर हम देखते हैं हुसैन तलत मौजूद हैं। तो आप समझते हैं कि टॉप ऑर्डर मजबूत होने से मिडिल को भी थोड़ा फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आता है? अच्छा, टॉप ऑर्डर जिस तरह आपने बात करी मजबूत है, मगर वो बड़ी बैड लग रही पेशावर ज़ल्मी की कि जो उनका टॉप ऑर्डर है वो इस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम को जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर सके। और इसी तरह साइम इंजरी के बाद वापस आए थे, तो फिर हम साइम को थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं कि जनाब वो रिदम में नहीं रहे। तो इस चीज़ का जो बाबर आजम को जो ना वो पेशावर ज़ल्मी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और बाबर आजम को जिस तरह मैनेजमेंट ने बाद में शुरू में जो ओपन आ रहे थे, जब वो वन डाउन आए तो वो फैसला उनके लिए ज़्यादा बेहतर था बनस्बत इसके कि वो ओपनर खेल रहे थे और पावर प्ले को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए एक बड़ा अलमिया रहा कि वो 6 ओवर्स को तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकी। अच्छा, यूटिलाइज नहीं कर सकी है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म अगर हम देखें तो पावर प्ले के अंदर जो है साइम का रोल वैसा नज़र नहीं आया, क्योंकि बड़ा बेस करती थी पेशावर ज़ल्मी साइम के ऊपर। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर हमेशा मायूस किया। 2 अच्छी इनिंग ज़रूर है साइम के इस पाकिस्तान सुपर लीग 10 के अंदर। अच्छा, साइम की जिस तरह हम बात कर रहे हैं भाई बिल्कुल, इस वक्त अब मजीद मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है शोएब रहमान, हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और साथ साथ अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं नईमुल हक साहब, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और अमेरिका में मुकीम है। वहाँ पर क्रिकेट को परवान चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से क्रिकेटर अब अमेरिका का रुख करते दिखाई दे रहा है। नईमुल हक साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कुछ वक्त देने का हमें इस प्रोग्राम में। नईम साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और एक दफ़ा फिर आगाज़ होने जा रहा है यहाँ पर आज से पाकिस्तान सुपर लीग का? जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने फिर एक दफ़ा मौका दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइन बात है कि सुपर लीग 10 जो है हमारा दोबारा से शुरू हो रहा है। बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि इसको रोकना पड़ गया था, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है हमारे प्लेयर्स के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, जो यंग लड़के खेल रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसके बाद शायद बांग्लादेश ने आना है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे प्लेयर्स के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छी तरह हम इसको इख्तिताम करेंगे। अच्छा नईम साहब, मैं क्योंकि दोनों गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आरिफ भाई भी मौजूद हैं, शोएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों से मैंने सवाल किया था कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होने वाली है और क्या सीनियर प्लेयर्स को बांग्लादेश के खिलाफ जो है आराम का मौका दिया जाएगा, या फिर हम सीनियर प्लेयर्स के साथ ही जाएंगे बांग्लादेश के खिलाफ भी? और पाकिस्तान सुपर लीग में 3-4 प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। देखें जी, क्योंकि सीनियर्स तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा हमारी टीम में रहे नहीं है, बाबर और रिजवान है, तो वो पिछली जो सीरीज थी न्यूजीलैंड के खिलाफ तो हमने शायद उन्हें ड्रॉप कर दिया था। तो मुझे नहीं पता अब नए कोच आए हैं, उनकी क्या थिंकिंग होगी, उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, वो किस तरह खेलना चाहेंगे। तो रिजवान तो विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे मेरे ख्याल खेले तो है, और उनमें ख्याल अभी तक वो हाईएस्ट रन स्कोरर भी है पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन जिस तरह वो खेल रहे थे वो कुछ इस तरह ऐसा लग नहीं रहा था कि वो T20 खेल रहा है। बहरहाल अब ये कोच पे डिपेंड करता है। क्या जाना तो
आपको वही टीम खिलानी चाहिए जो टीम जीते। अब उसमें आपको एक दो लड़के हैं जैसे साहबजादा फरहान है, उसने बड़े रन्स किए, लेकिन पिछले जो लास्ट 3 मैच थे जिसमें पेसर्स फास्ट बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और अच्छी गेंदें कर रहे थे। अच्छा, फास्ट बॉलिंग की आपने बात की नईमुल हक साहब, तो मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि अली रजा ने काफी मुतासिर किया हुआ यहाँ पर, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे तेज बॉल करने वाले फवाद अली भी इस वक्त कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अली रजा के हवाले से क्या कहेंगे कि अब थोड़ा सा वक्त आ गया है कि अली रजा को हम नेशनल टीम की नुमाइंदगी का मौका दें? देखिए, जो भी परफॉर्म करे, चाहे वो अंडर 19 का लड़का हो या कोई भी हो, अगर वो अच्छी गेंदें कर रहा है, स्पीड के साथ गेंदें कर रहा है और विकेट्स ले रहा है, तो आप उसको बिल्कुल मौका दें। अली रजा ने बड़ा परफॉर्म किया है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसका एक्शन भी बहुत अच्छा है, तेज गेंदें भी कर रहा है, तो उसको बिल्कुल मौका देना चाहिए। और दूसरा नाम जो आपने लिया, मैंने शायद उसको देखा नहीं, क्या नाम था उसका? नईम साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। शोएब साहब की तरफ चलते हैं। शोएब साहब, मैच है पेशावर और कराची का, और पेशावर के लिए अगर हम देखें तो अली रजा का परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के मैच के लिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा। अली रजा जिस तरह थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है ना परफॉर्म करते रहे हैं, और वो अगर आज परफॉर्म करेंगे तो पेशावर के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और जिस तरह आप बात कर रहे थे अली रजा के लिए, तो क्या उनको मौका देना चाहिए? नहीं, तो ये बांग्लादेश का टूर बिल्कुल उनके लिए अच्छा। अली रजा अभी से परफॉर्म नहीं कर रहे, पिछले 2 साल से, और वो स्पीड भी वो 145 इससे पहले भी फेंक चुके हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अभी आए हैं, तो पिछले 2 साल से मुस्तकिल कर रहे हैं। तो अली रजा की परफॉर्मेंस बड़ी अहमियत का हामिल होगी पेशावर के लिए। और आज सवाल जो आपने बात किया था, तो मेरा ख्याल से कि अली रजा को और यंगस्टर को जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया है बांग्लादेश के खिलाफ, उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ मोहम्मद अली ने भी कुछ मैचेस में परफॉर्म किया है यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी से। मैं बॉलिंग की इसलिए बात कर रहा हूँ कि बैटिंग भी बड़ी मजबूत है कराची किंग्स की, और अच्छा टारगेट भी चेस कर रही है, रन भी अच्छा पहले बैटिंग करते हुए कर रही है, तो यहाँ दबाव में रहेगी थोड़ी सी पेशावर ज़ल्मी की टीम। हाँ बिल्कुल, ये मोहम्मद अली भी परफॉर्म कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि पेशावर ज़ल्मी, जिस तरह मैंने कहा था, पेशावर ज़ल्मी के लिए ये मैच जीतना इतना आसान होगा नहीं। कराची की जो टीम जो है वो बड़ी जेल हुई हुई है, और मेरी अपनी प्रोडिक्शन ये है कि कराची जो है आज का मैच जो है ना वो ले जाएगी। चले ले जाएगी। अरे भाई साहब, आरिफ याकूब एक उभरता हुआ लेग स्पिनर, लेकिन थोड़ी सी एज ज़्यादा है, लेकिन पेशावर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर हम देखें तो अच्छे लेग स्पिनर के तौर पर वो सामने आए। तो आज क्योंकि मुकामी प्लेयर्स के भी आज चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा खेलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, तो यहाँ आरिफ याकूब का रोल आप कैसा देख रहे हैं अगर मैच में मौका मिलता है कराची किंग के खिलाफ? देखिए, आरिफ याकूब को जिस तरीके से मौके देने चाहिए थे पेशावर ने, उस तरीके से मौके नहीं दिए। आप अगर उनके जो मैच देख लें, जिस मैच में खिलाया, तो इंतहाई इकोनॉमिकल रहे हैं। वरना लेग स्पिनर्स के लिए होता है कि बहुत ज़्यादा रन दे के विकेटें खरीदते हैं, मगर आप उनके इकॉनमी रेट देखें तो बहुत ज़्यादा। एक मैच में उन्होंने 4 मैच में 18 रन दिए 4 ओवर के अंदर, एक मैच में 4 ओवर में 16 रन दिए, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग की। और ये पेशावर के लिए बहुत बेस्ट है कि ये आरिफ याकूब को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, ताकि पेशावर ज़ल्मी का, चूँकि पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें तो पेशावर ज़ल्मी ने वाहिद टीम है कि जिसने 9 के 9 प्ले ऑफ मैच खेले हैं अब तक। जितने भी 9 के 9 सीज़न हुए हैं उसमें सब में प्ले ऑफ तक पहुँची है। तो इस दफ़ा जो है यहाँ पर ऑन पेपर देखें तो पेशावर की टीम जो है बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आती है, बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आती है, मगर ये कि परफॉर्म नहीं कर रही वो एक अलग सवाल है। हम ये कह सकते हैं कि वो एक कमज़ोर टीम के रूप में सामने आई है, मगर बैलेंस टीम है। अगर ऑन पेपर देखें तो सारे बैलेंस टीम है। इसका जो टॉप ऑर्डर है जिस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे बाबर, ये मगर ये फॉर्मेट जो है ये ऐसा है कि इसके अंदर आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। ऑन द डे जो परफॉर्म करेगा वो टीम कामयाबी हासिल करेगी। और नईमुल हक साहब आपकी तरफ आओ, और थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कराची किंग्स की टीम इसलिए जल नजर आ रही है कि उनके बैटर्स थोड़ा सा जो है ना 30-30, 40-40 रन स्कोर कर रहे हैं। कराची की टीम तो हमेशा से अच्छी रहती है, बस उसमें 2-3 चीज ये होती है कि उनका बार बार वो लोग अपने कप्तान को चेंज करते हैं। लास्ट ईयर शायद शाद मसूद कप्तान थे, फिर इस दफा उन्होंने दोबारा चेंज कर दिया। तो टीम तो हमेशा से अच्छी रही है, और T20 में अगर आपके 2-3 लड़के परफॉर्म कर जाए तो आप मैच जीत जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म की क्रिकेट होती है। कोई बॉलर अगर एक अच्छा स्पेल कर जाए आपके पावर प्ले में, कोई बैट्समैन अगर पावर प्ले में आपके 50-60 अच्छे रन कर देता है, तो मसला वही होता है। शॉर्ट फॉर्म में 2-3 लड़के भी अगर परफॉर्म कर ले तो आप मैच जीत जाते हैं। तो कराची की टीम अच्छी लग रही है, बैलेंस लग रही है, प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी इंशाल्लाह। और फिर
बाकी जीत तो फिर किसको क्रेडिट देंगे कराची किंग्स में, डेविड वार्नर को, हसन अली को या अब्बास आफरीदी को? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि किसी को भी आप ज्यादा क्रेडिट दे नहीं सकते। वार्नर अच्छा जाहिर है, इतना बड़ा क्रिकेटर है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर रहा है तीनों फॉर्मेट में, तो वो कप्तान बना है। हसन अली भी अच्छी गेंदें कर रहा है। अब्बास आफरीदी बड़ा कंसिस्टेंट है, मुझे नहीं पता उसको कंसिस्टेंट चांस क्यों नहीं मिलता, उसको खिलाना चाहिए पाकिस्तान से भी। हसन अली का शायद कमबैक हो जाए। तो डेविड वार्नर ने कोई इतना बड़ा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बहरहाल उसको गुड लक कह लें, अच्छी कप्तानी कह लें, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। चले नईम साहब हमारे साथ ही रहे, टेलीफोन लाइन पे शोएब की तरफ चलते हैं। शोएब साहब, जिस तरह कराची किंग्स की बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी जेल नजर आ रही है, तो एडवांटेज आज के मैच में आप किसको देख रहे हैं, पेशावर को या कराची को? नहीं, मुझे तो कराची का ही एडवांटेज है। कराची की टीम जो है ना मकसद बूस्ट हुई हुई है, इसमें जेल भी है, उसके प्लेयर जो है अच्छा। पेशावर ज़ल्मी को एक प्रेशर है कि जनाब हर हाल में जीतना है, क्वालिफाई करना है। कप्तान पे भी प्रेशर होगा, बाबर आजम पे? बाबर आजम पे तो प्रेशर है। देखो मेरी अपना ओपिनियन ये है कि वो इस टीम का बेड़ा गर्क करने में बाबर आजम का भी जाना एक बड़ा हाथ है उसके अंदर। क्या वजह है कि बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, ये लोग जो ना आउट ऑफ डेट हो गए हैं, ये करंट T20 क्रिकेट के फॉर्मेट के प्लेयर रहे नहीं है। पाकिस्तान नेशनल टीम भी 20 ओवर पूरी नहीं खेल पाती है, तो उसमें तो बाबर आजम जैसे प्लेयर की जरूरत है। देखो आजकल की करंट फॉर्मेट में क्रिकेट में क्या होगा, पावर प्ले का जो टीम इस्तेमाल नहीं करेगी 6 ओवर के अंदर 70-75 रन, अब वो दौर खत्म हो गया कि आप 6 ओवर के अंदर 40-45 रन बनाए और आपने टोटल 160-70 रन कर लिया, मैच जीत जाए। अब ऐसा T20 में नहीं होता, फ्लैट विकेटें होती हैं। आपने पावर प्ले का मतलब ये है कि पावर हिटर चाहिए आपने, तो वो उसका मुझे लगता है कि वो एडवांटेज डिसएडवांटेज हुआ है कि जनाब उनकी कप्तानी में वो बात नजर नहीं आई। जिस तरह पेशावर वहीद भाई ने कहा, पेशावर ज़ल्मी हमेशा 9 के 9 प्लेऑफ में पहुंची है, एक बड़ी टीम रही है, मगर क्या वजह है बड़ी टीम रहने की, उसकी एकदम जवाल का शिकार नीचे नंबरों पर चली गई, तो कुछ ना कुछ तो है ना, हमें उस पर बात करना पड़ेगी कि उसमें कप्तानी का भी फ्लॉ नजर आता है पेशावर ज़ल्मी की। तो दूसरी तरफ भी तो आप देखें ना, मुल्तान सुल्तान का क्या हाल रहा? मुल्तान सुल्तान का भी वो हाल रहा। वहां पर देखो ना, 2 है जिन पे हम इल्जाम देते हैं। रिजवान करंट एरा के अंदर T20 के प्लेयर नहीं है। रिजवान ने जिस किस्म की उनकी अप्रोच है, जिस किस्म से वो खेलते हैं, वो भले उन्होंने रन बना लिए वो रन, या बाबर आजम ने रन बना लिए वो रन जो आपकी टीम को ना जिता सके, वो रन किसी काम पे नहीं होते, वो रद्दी की टोकरी में जाते हैं। वो रन वही कामयाब होते हैं कि जो जिनसे आपकी टीम जीत रही हो। तो वहां मुझे रिजवान का हाथ लगता है, उनकी मैनेजमेंट का भी उसमें शामिल है कि जनाब उन्होंने अपने प्लेयर्स रिटेन नहीं करे। यहाँ पर मुझे बाबर आजम की बाबर कितने मुत्तफिक है आरिफ भाई आप यहाँ पर शोएब भाई की बात से? देखिए पेशावर का जो है हमेशा से ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती रही है बाबर आजम की कप्तानी पे या बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे। और अगर यही वजह है कि जो पेशावर की अगर पिछली परफॉर्मेंस पे देख लें वहाँ पर, तो उसके अंदर अगर बाबर आजम की भी पिछली परफॉर्मेंस देख लें तो वो 2023-24 के अंदर टॉप बैटर्स रहे, तो उनकी बैटिंग की वजह से बड़ा सपोर्ट मिलता था, मगर इस दफ़ा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मगर ये जब T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इसके अंदर जब पावर प्ले होता है, एक सेशन वो होता है, फिर मिडिल के ओवर होते हैं, आखिर के डेथ ओवर होते हैं, तीनों सेशन आपने जीतने होते हैं, आपने पावर प्ले भी जीतना है, आखिर के डेथ ओवर का सेशन भी, सारी चीज़ें जीतना होते हैं। तो कोई एक नहीं, एक मुसलसल एक टीम वर्क होता है कि जिसके अंदर सबको अपना अपना किरदार करना। किसी एक खिलाड़ी का अगर हम डाल देंगे, अगर उसने बैटिंग नहीं की, अगर हमें कहने के बाबर आजम ने की, तो बाकी दूसरे बैटर्स वो क्या कर रहे थे, उनका मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा था, उनके जो तो मैच विनर्स खिलाड़ी इनके पास जो है इस दफा कम नजर आ रहे हैं। वो उस तरीके से मैच विनर प्लेयर है, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। साइम देखें शुरू के प्लेयर्स हैं सारे, वो उनके इंजरीज के बाद से जो आए, अगर उन्हें 8 मैच देख लें तो शुरू के 6 मैचों में तो वो डबल फिगर के अंदर ही नहीं पहुंच सके। मगर हम इसको इल्ज़ाम नहीं दे सकते, एक्चुअली बैटर्स के पास जो है ना फिर भी चांसेस बहुत कम होते हैं। बैटर्स के पास एक गेंद होती है जिसके अंदर वो आउट होकर बाहर चले जाता है। बॉलर्स के पास फिर भी होती है कि अगर 2 गेंदों में उसको बाउंड्री पड़ गई, उसका कमबैक तीसरी गेंद पे विकेट लेकर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एज देना पड़ेगा हमें साइम को भी, और उनकी इंजरीज की वजह से भी। नो डाउट वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड खिलाड़ी है, इस फॉर्मेट के वो स्पेशलिस्ट हैं। चलें स्पेशलिस्ट हैं साइम अय्यूब आ रहे हैं, नहीं मुल्क साहब आपकी तरफ आओ, और क्योंकि दोनों की राय मैंने जरूर ली है और मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से। नईम साहब क्या कहेंगे, बेस कर रहे हैं अब नहीं यहाँ पर हम बाबर पे और रिजवान पर? असल में अगर आप पूरे ओवरऑल देखेंगे तो पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो आपको 15-20 लड़के ही नजर आते हैं, उसमें बाबर और रिजवान भी आ जाते हैं। अब एक ये नया लड़का है हसन नवाज,
जो क्वेटा से खेल रहा है, ये 4 नंबर पे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। अगर आप देखें तो आपको 4 नीचे ही आपको जरूरत थी, क्योंकि बेसिकली तो वो ओपनर था। आपने उसे न्यूजीलैंड में एज ओपनर लेके गए थे और मैं ख्याल वो ओपनर ही करता है, लेकिन मैं अभी पिछले 3-4 मैचों से देख रहा हूँ कि वो नंबर 4 पे आके बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। शुरू में आता है 3-4 बॉलें वो बड़ी तो जगह कैसे बनेगी हसन नवाज की अब नईमुल हक साहब है, क्योंकि फखर भी टीम में मौजूद होंगे, साइम भी वापस आ गए इंजरी के बाद, और फिर साहबजादा फरहान अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर आप उसको नंबर 4 पे ही बैटिंग कराएं, क्योंकि ओपनर्स तो आपके पास भरे पड़े हैं। T20 में हर लड़का ओपन करना चाहता है क्योंकि उसको फेयर चांस मिलता है, पावर प्ले का चांस मिलता है। तो मैं ख्याल आप साइम के साथ जाएंगे, साइम के साथ आप साहबजादा फरहान को खिलाते, नंबर 3 पे आप फकर को लेके आ जाए, 4 पे आप इस लड़के को खिलाए, ये जो नया लड़का है हसन उसके नवाज। बाद फिर हारिस को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खिलाए। अगर आपको रिजवान और बाबर को नहीं खिला रहा, लेकिन ये जो अभी मैं कोच का स्टेटमेंट देख रहा था तो वो तो उसकी तो काफी मैं ख्याल लाइकिंग है कि वो रिजवान और बाबर के साथ जाएगा। तो अगर वो रिजवान और बाबर के साथ आता तो स्टिल ये लड़का जो है ये बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, इसको नंबर 4 पे आप खिलाए हसन नवाज को। चले हसन नवाज को, आज जो मैच खेला जा रहा है नईमुल हक साहब, किस टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं आप? मेरे हिसाब से कराची को एज है। कराची का रिदम अच्छा चल रहा है, बॉलिंग में बैटिंग में भी। तो मेरे हिसाब से कराची को एज होना चाहिए आज के मैच में। चले नईमुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुछ वक्त देने का हमें इस प्रोग्राम में। और आरिफ साहब, आप किस टीम को आज एज दे रहे हैं? देखिए, मैं तो देखता हूँ क्रिकेट को प्रमोट करता हूँ। अगर कुछ जो ऑन द डे जो टीम अच्छा बेस्ट खेलेगी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के अंदर कराची को एज हासिल है, बहुत सारी चीज़ों पेशावर है। पेशावर ऐसा है टीम है जिसमें 1-2 प्लेयर्स ने भी अगर कारकर्दगी दे दी, अगर हो सकता है कि आज बाबर आजम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएँ तो ये मैच जो है कहीं भी जा सकता है। तो बहरहाल जो अच्छा खेलेगा आज उसको बहुत सारी चीज़ें, हम चूँकि कराची की वजह से कराची को बहुत ज़्यादा एज हासिल है, तो यकीनन कराची की परफॉर्मेंस लोगों अच्छी नज़र आ रही है। कौन से प्लेयर से कराची की तवक्को रख रहे हैं आज परफॉर्म करेगा? देख, कराची की प्लेयर्स जो हैं आज डेविड वार्नर पे बहुत ज़्यादा ड्यू इनिंग्स जो है उन पे कि उनके कप्तान को एक बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए। फिर खुशदिल से ये अपने इनिंग्स मुसलसल खेल रहे हैं, तो उम्मीद है कि आज डेविड वार्नर को एक अच्छी इनिंग्स खेलनी चाहिए। चलें, डेविड वार्नर अच्छी इनिंग खेलते हुए दिखाई दें और अपनी टीम को फतह दिलाएं। शुभ साहब, आज जिस तरह आप तो फुल कराची को सपोर्ट में हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि कराची आज भी अच्छा परफॉर्म करेगी और कराची की तरफ से हाईलाइटेड प्लेयर जो होंगे वो इरफान नियाजी, खुशदिल शाह और हसन अली, जिस तरह ये पूरे टूर्नामेंट में चलते हुए आए हैं। और अगर इनके लिए वार्नर कराची कुछ एज रहा है यहाँ पर, जो उनके प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर, खुशदिल की आप बात करें, इरफान खान नियाजी की बात करें, इन्होंने बाज मुश्किल हालात में फतह दिलवाई। खुशदिल शाह की जिस तरह वहीद भाई भी बात कर रहे थे कि वो बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है। इरफान नियाजी मुझे बड़ा पसंद है। वो जिस किस्म का T20 में पावर हिटर चाहिए होता है ना, वो बड़े क्लीन हिट मारता है, और जब वो हिट मारता है तो 99% यानी कि इफ्तिखार में जिस तरह हिटिंग करते थे इसी तरह के इफ्तिखार जो करते थे, इसलिए मैंने हो गए। तो वो अच्छा, बाबर आजम का जिस तरह ना डुबोया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता, कि वो चांस पे वही भाई भी उम्मीद लगाए बैठे हुए। तो हम भी दुआ करते हैं बाबर आजम परफॉर्म करें, मगर वो लगता कम है T20 के अंदर बाबर आजम का चलना। देखो, बाबर आजम रन्स कर देता है, मैं बार बार कह रहा हूं, मगर उसके रन्स ऐसे नहीं होते कि जनाब वो मैच लेके आपको जीत के देते। बाबर के साथ साइम का रन करना भी जरूरी है, बड़ी सीरीज है, बांग्लादेश के खिलाफ खेली जा रहे हैं। जिस तरह वो दूसरा लड़का था मास सदाकत, उसका रन करना जरूरी है। उसने इन टाइमली 33 बॉलर पे हुसैन तलब को एक बार प्रूव करना पड़ेगा। तो ये लोग 2-3 बंदे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सीरीज खेलनी है। हुसैन तलब है मिडिल ऑर्डर पर, जिस तरह खुशदिल मिडिल ऑर्डर पर बैठे, इरफान खान नियाजी मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग कर रहे हैं, तो ये जरूरत है मिडिल ऑर्डर को भी मजबूत टीम के लिए। जिस तरह आपने सवाल किया था, तो मुझे लगता है कि जनाब वो कराची किंग जो है ना, वो आज के मैच में फेवरेट होगी और वो मैच आज का निकाल लेगी। टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा? देखिए, टॉस अगर ओवरऑल देखें PSL के अंदर टॉस ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं किया, बहुत ज़्यादा इस पे नताइज पे असरअंदाज नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि लास्ट ईयर जब हमने देखा कि टॉस बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा था, तो उसकी वजह यह है कि वो PSL जो हुई थी वो फरवरी मार्च में हुई थी, तो उस वक्त जो है मौसम का बड़ा फ़र्क था। अब चूंकि ये मई जून के अंदर PSL आ गई है यहाँ पर,
तो इसलिए इस पूरे अगर ओवरऑल टूर्नामेंट में देख लें तो टॉस का बहुत ज़्यादा किरदार नहीं रहा। जिस टीम ने अच्छा खेला, टॉस जीत के भी मैच जीते, टॉस हार के भी मैच जीते, तो ओवरऑल जिसने परफॉर्मेंस किया। पिंडी की विकेट ऐसी है कि यहाँ पर जो है अगर आपने जिस टीम ने भी पहले बैटिंग कर दी, चाहे अगर पेशावर ने भी अगर पहले बैटिंग कर दी और बड़ा स्कोर कर दिया तो कराची के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। चले मुश्किल होगा कराची के लिए भी, और अगर पेशावर ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग की और बड़ा स्कोर कर दिया तो मुश्किलात का सामना आ रही। तो टॉस मैं शोएब भाई आपकी तरफ आऊं और आखिरी एक जुमले में कहेंगे टॉस कितना रोल अदा कर सकता है? नहीं, ये वहीद भाई की बात को मैं इंडोर्स करता हूं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, टॉस वहां ज्यादा क्या नाम है प्ले करता है कि ड्यू फैक्टर वगैरह, तो बिल्कुल ड्राई मौसम है, तो जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी मेरा ख्याल है टॉस का इतना प्रेशर नहीं होगा। चले यहाँ पर शोएब साहब कह रहे हैं टॉस का इतना प्रेशर नहीं होगा, और शोएब साहब कह रहे हैं कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको आज के मैच में थोड़ा सा एडवांटेज होता हुआ दिखाई देगा। तो चले आज के मैच का थोड़ा सा इंतजार करते हैं, आपसे कुछ देर के बाद वो मैच का आगाज भी हो जाएगा और हम तोड़ जवाब इंडिया को देते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम का भी अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदा।